बचपन से जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ बहुत ही जानी मानी तस्वीरें हैं ना। हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया है कि अहिंसक आंदोलनों और सविनय अवज्ञा ने ही हमें आज़ादी दिलाई। एकदम सीधी और सरल कहानी। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी ना हो? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं जो इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया, एक वैकल्पिक नजरिया सामने रखता है। ये लेख एक बहुत बड़ा दावा करता है कि जो इतिहास हम पढ़ते आए हैं वो शायद एक बहुत ही सावधानी से बुना गया नैरेटिव हो सकता है। एक ऐसा नैरेटिव जहां कुछ घटनाओं को बहुत बड़ा करके दिखाया गया और कुछ बेहद जरूरी तथ्यों को मानो पीछे धकेल दिया गया। देखिए, हम यहां किसी एक पक्ष या विचारधारा को सही नहीं ठहरा रहे हैं। हम बस निष्पक्ष होकर इस बात की गहराई में जा रहे हैं कि ये स्रोत आखिर कह क्या रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जो कि इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पहलू पर गौर करते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 में मिली आज़ादी। आमतौर पर हम मान लेते हैं कि 1942 के आंदोलन का अंग्रेजों पर इतना भारी दबाव पड़ा कि उन्हें तुरंत देश छोड़ना पड़ा। लेकिन ये स्रोत एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाता है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1942 के अंत तक ही ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को लगभग कुचल दिया था। बड़े बड़े नेता जेल में थे और आंदोलन की रफ्तार एकदम धीमी पड़ गई थी। तो फिर असली आज़ादी मिलने में पूरे 5 साल और क्यों लग गए? अगर आंदोलन 42 में ही कमजोर पड़ गया था तो इन रहस्यमयी 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? यही 5 साल का गैप इस पूरे लेख की इन्वेस्टिगेशन का मेन पॉइंट है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश वापसी का असली कारण, एक ऐतिहासिक खुलासा। इस दिशा में सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाला सबूत कोई हवाई बात नहीं है। यह सीधा उस इंसान का बयान है जिसके हाथों में उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य की कमान थी, जिन्होंने भारत के आजादी के पेपर्स पर फाइनल साइन किए थे। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। स्रोत एक बहुत ही अहम घटना का जिक्र करता है। जब एटली से सीधा सवाल पूछा गया कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले में अहिंसक आंदोलनों का कितना रोल था, तो उनका जवाब क्या था पता है? सिर्फ एक शब्द, न्यूनतम, यानी मिनिमल। लेख के विश्लेषण के मुताबिक यह सिर्फ एक शब्द दशकों से चली आ रही उस मेन स्ट्रीम कहानी की नींव को हिलाकर रख देता है। जरा सोचिए, अगर उस वक्त के सबसे पावरफुल ब्रिटिश ऑफिसर का यह मानना था कि अहिंसक आंदोलनों का असर एकदम न्यूनतम था, तो फिर असली वजह क्या थी? वो क्या था जिसने उन्हें भारत जैसी अपनी सबसे कीमती कॉलोनी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया? सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, सैन्य विद्रोह का डर। लेख के अनुसार यही वो असली डर था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को अंदर तक हिला दिया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं, बल्कि बगावत का खौफ। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने तक भारत में 30 लाख प्रशिक्षित सैनिक मौजूद थे। 30 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक अभूतपूर्व सैन्य बल था। स्रोत बहुत साफ शब्दों में बताता है कि भारत में ब्रिटिश राज टिका ही इस सेना के दम पर था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना के साहसिक अभियानों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक क्रांति आ चुकी थी। अब भारतीय सैनिक खुद को अंग्रेजों के वफादार नौकर की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य के स्वतंत्र भारत के रक्षकों की तरह देखने लगे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत था 1946 का नौसेना विद्रोह। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। इसने अंग्रेजों को आईना दिखा दिया कि अब सेना पर उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। 30 लाख हथियारबंद सैनिक जिनकी वफादारी अब पलट रही थी, ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब था जिसे अंग्रेज किसी भी कीमत पर डिफ्यूज नहीं कर सकते थे। लेख का सीधा सा तर्क यही है कि अंग्रेजों का भारत छोड़ना कोई हृदय परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक लॉजिकल और रणनीतिक फैसला था। वो हालात के पूरी तरह हिंसक और बेकाबू होने से पहले ही सुरक्षित वापस लौटना चाहते थे। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, खिलाफत आंदोलन और उसकी सच्चाई, असहयोग आंदोलन का दूसरा पहलू। चलिए 1920 के दशक में चलते हैं, जहां इतिहास की एक और बड़ी घटना को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। खिलाफत आंदोलन के क्या परिणाम हुए? हमें अक्सर यही लगता है कि उस दौर का असहयोग आंदोलन पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत की आजादी के लिए था। लेकिन लेख एक बिल्कुल अलग दावा करता है। इसके मुताबिक इस दौरान एक बाहरी इंटरनेशनल इस्लामी मुद्दे को भारतीय राजनीति के एकदम केंद्र में लाकर रख दिया गया। मकसद था तुर्की के सुल्तान का सपोर्ट करना, जो कि प्रथम विश्व युद्ध हार चुके थे। और इसके चक्कर में क्या हुआ?
भारत के अपने स्वशासन के प्रपोजल को टाल दिया गया। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो स्रोत बताता है वो ये कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो तिलक स्वराज फंड देश भर से इकट्ठा किया गया था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस विदेशी मुद्दे के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। ये उस समय के कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बड़ा झटका था। और इस पूरी पॉलिटिकल कवायद का रिजल्ट क्या निकला? जीरो। ये आंदोलन पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि जिस देश के लिए सब हो रहा था उसी तुर्की ने खुद ही खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रणनीतिक तौर पर यह एक बहुत बड़ी विफलता थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब ये इंटरनेशनल मुद्दे पर आधारित बड़ा आंदोलन फेल हुआ तो इसका असर सिर्फ राजनीतिक निराशा तक सीमित नहीं रहा। लेख बताता है कि इस आंदोलन का सारा जमा हुआ गुस्सा भारत के ही अंदर एक बहुत ही भयानक और क्रूर हिंसा के रूप में फट पड़ा, खासकर केरल में हुए मोपला विद्रोह के दौरान। यहां चश्मदीद गवाह शंकरन नायर का एक बहुत ही विचलित कर देने वाला बयान है। वो उस दौरान महिलाओं के खिलाफ हुई अत्यधिक क्रूरता और अकल्पनीय ज्यादतियों का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बयान करते हैं। स्रोत इस घटना का जिक्र इसलिए करता है ताकि यह समझाया जा सके कि कैसे एक विदेशी राजनीतिक मुद्दे के लिए शुरू किया गया आंदोलन जब भटका तो वो अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ एक भीषण हिंसा में बदल गया। यह भारतीय इतिहास का एक बेहद स्याह पहलू है जिसे स्रोत के मुताबिक अक्सर मेनस्ट्रीम नैरेटिव में बहुत कम जगह दी जाती है या फिर इसे दबा दिया जाता है। तुष्टीकरण की नीति का आरोप, एक राजनीतिक रणनीति का जन्म। स्रोत का यह मानना है कि खिलाफत आंदोलन और उसके बाद हुई उस भीषण हिंसा को जिस तरह से हैंडल किया गया वो सिर्फ एक ऐतिहासिक गलती नहीं थी, वो एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक नीति की शुरुआत थी। अगर आप इन ऐतिहासिक घटनाओं को एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो स्रोत के मुताबिक एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। एक ऐसी विरासत जो 1921 के खिलाफत आंदोलन से शुरू होती है और फिर 1948 तक पहुंचती है। 1948 जब कश्मीर को लेकर युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी एक दबाव की रणनीति के चलते नवगठित पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी गई। और ये सिलसिला यहां भी नहीं रुका। स्रोत इसे 1950 के दशक की भारत की कमजोर तिब्बत नीति से भी जोड़ता है, जहां एक शक्तिशाली पड़ोसी के सामने बिना किसी कड़े विरोध के हमने अपने रणनीतिक हित त्याग दिए। लेख का ये कड़ा विश्लेषण कहता है कि ये कोई एक दो अलग अलग घटनाएं नहीं थी, बल्कि राजनीतिक विरोधियों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से टकराव से बचने और उन्हें खुश करने की एक साफ रणनीति थी जो लगातार 3 दशकों तक चलती रही। लेख दृढ़ता से यह दावा करता है कि हिंसा की धमकी के आगे झुकने की इस नीति ने लंबे समय में भारत के सामरिक और रणनीतिक हितों को बहुत बड़ा और अपूरणीय नुकसान पहुंचाया। इतिहास कौन लिखता है? अतीत का पुनर्मूल्यांकन। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं। इतिहास कौन लिखता है और इतिहास लिखने का अधिकार किसे है? क्या हम जो भी इतिहास पढ़ते हैं वो सिर्फ उन चंद लोगों का नजरिया है जिनके पास उस वक्त कहानी तय करने की पावर थी? इस लेख ने आज हमारे सामने जो भी तथ्य और दावे रखे हैं वो वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये उस सेट कहानी से बिल्कुल अलग हैं जो दशकों से हमारे दिमाग में बिठाई गई है। देखिए, इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे एक बार लिख दिया और बस वही सच है। ये एक लगातार चलने वाली खोज है। ये स्रोत हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा क्रिटिकल होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ऐतिहासिक कहानियां आखिर गढ़ी कैसे जाती हैं, कौन से तथ्य सामने रखे जाते हैं और कौन से छिपा दिए जाते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि अपने अतीत को सही से समझे बिना हम एक बेहतर भविष्य की नींव नहीं रख सकते। आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सवाल पूछते रहिए और नए नजरिए तलाशते रहिए।